नमस्कार विद्यार्थियों, आज की क्लास सब इंस्पेक्टर सेकंड ग्रेड एसएसटी के भूगोल विषय और रीट में भी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। पृथ्वी की गतियां, छोटी सी क्लास है, बड़ा मजा आएगा समझने में। आप अच्छे से अंत तक बने रहिएगा क्लास के साथ में। और क्लास को शुरू में बता देता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना, और कोई प्रश्न हो तो कमेंट में कर देना, ठीक है। तो आज क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है पृथ्वी की गतियां। ठीक है, ग्लोब लेके आया हूं मैं आज आपके सामने, थोड़ा समझने में आसानी होगी। ये ग्लोब क्या है? ये पृथ्वी का प्रतिरूप है। पृथ्वी का क्या है? प्रतिरूप है। आप देखोगे इसको तो ये अपने स्थान पर सीधा न होके झुका हुआ है ना, अपने स्थान पर ही। तो ये जो अब इसका अपना स्थान है वो इसका अक्ष है, ठीक है। अभी बात करेंगे सब पे। तो इसकी अगर ग्लोब की बात करोगे तो एज ए पृथ्वी का प्रतिरूप है। और पृथ्वी की गतियां आज का टॉपिक है। पृथ्वी की गतियां दो तरह की होती है, यानी पृथ्वी दो तरह की गति करती है। एक तो देखो अपने स्थान पर ही ये घूम रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर अपने स्थान पर ही घूम रही है ना। इस स्थान को, इस गति को कहेंगे रोटेशन, है ना, घूर्णन। अपने स्थान पर ही घूम रही है। एक ये तो घूम रही है, प्लस सूर्य के चारों ओर भी घूम रही है, यूं सूर्य के चारों ओर भी घूम रही है। इस गति को दूसरी गति परिक्रमण गति कहेंगे, रिवोल्यूशन। रोटेशन और रिवोल्यूशन, दो गतियां हुई। वापस देखना, एक तो अपने स्थान पर ही घूमना रोटेशन, एक अपने स्थान पर घूमना भ्रमण, एक सूर्य के चारों ओर घूमना इस वे में। ये दूसरी गति हो गई परिक्रमण। तो भ्रमण और परिक्रमण दो गतियां हैं सूर्य की, ठीक है। सबसे पहले इसका अर्थ समझते हैं। पहली गति है घूर्णन या परिभ्रमण और दूसरी है परिक्रमण। ये जो अपने स्थान पर ही है ये तो घूर्णन या परिभ्रमण है, और ये घूमते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है अपने कक्षा तल में, वो है इसकी परिक्रमण गति, ठीक है। तो ये जो पृथ्वी स्थिर है, स्थिर का अर्थ है जो पृथ्वी का एक इस तरह से झुकाव है, ये झुकाव अपने अक्ष पर है। ये पृथ्वी का झुकाव है जो अपने अक्ष पर है, और जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है वो पृथ्वी की कक्षा तल है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है वो पृथ्वी की कक्षा तल है। तो अब देखना, पृथ्वी की दो गतियां हो गई। एक घूर्णन गति, पृथ्वी का अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर एंटी क्लॉकवाइज घूमना घूर्णन कहलाता है। परिभ्रमण भी कह सकते हो, आवर्तन भी कह सकते हो। यह पृथ्वी की दैनिक गति है, पृथ्वी की दैनिक गति है। दूसरी गति परिक्रमण गति है। पृथ्वी का दीर्घ वृत्ताकार स्थायी पथ कक्ष में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है। यह पृथ्वी की वार्षिक गति है ना। अब पृथ्वी का अक्षीय कोण 23.5 डिग्री और कक्षीय कोण 66.5 डिग्री है। समझना वापस दोनों बातों को। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, घूर्णन कहलाती है, और ये चक्र एक चक्र प्रति 24 घंटे में पूरा करती है। इसे एक सौर दिवस कहते हैं। 24 घंटे पूरा करती है, इसे एक सौर दिवस कहते हैं। और ये दैनिक गति है ना। ये क्या है? दैनिक गति है, अपने अक्ष पर ही घूम रही है, ठीक है। पहली गति होगी क्लियर, अपने अक्ष पर घूम रही है, दैनिक गति है, 24 घंटे में एक चक्र पूरा कर रही है, इसे सौर दिवस कहा जाता है, ठीक है। सौर दिवस 24 घंटे की अवधि होता है, उसमें दिन और रात दोनों काउंट होता है, और अपने अक्ष पर ही घूम रही है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। आप देखोगे तो ये सीधी, ये ऐसी होती, सीधी नहीं है। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री अगर आप 90 डिग्री से निकालोगे तो शेष की तरह 66.5 डिग्री। तो 66.5 डिग्री का कोण पृथ्वी का हो गया कक्षा तल। पृथ्वी का कक्षीय कोण कितना हो गया? 66.5 का। ये देखो इधर, पृथ्वी का अक्षीय कोण तो है 23.5 डिग्री का, पर कक्षीय कोण है 66.5 का। तो अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्र पूरा करती है। पहली गति है घूर्णन गति,
जिससे दिन रात बनते हैं, इसे सौर दिवस कहते हैं। और घूर्णन गति की अवधि है 24 घंटे, इसे दैनिक गति भी कहते हैं। पहली बात। दूसरी बात, ये तो गति होती होती सूर्य के चारों ओर भी है चक्र पूरा करती है, सूर्य के चारों ओर चक्र पूरा करती है। अपने कक्षा तल में चक्र पूरा करती है, उसे बोला जाता है वार्षिक गति। उसे क्या बोला जाता है? वार्षिक गति। और यह एक चक्र 365 दिन में पूरा होता है, 365 दिन में पूरा होता है, उसे वार्षिक गति कहते हैं। अर्थात एक वर्ष का निर्माण होता है, एक वर्ष का निर्माण होता है। ठीक है, एक बार ये दोनों बातें मैं वापस यहां आपको बता देता हूं। ये मान लो पृथ्वी है, ठीक है, ये उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव है, और ये दक्षिण ध्रुव। ठीक है, ये आप देखोगे तो इसमें 23.5 डिग्री का झुकाव है। 23.5 डिग्री का क्या है? झुकाव है। अगर आप सीधे की बात करोगे तो विद्यार्थी 90 डिग्री एंगल तो देखो ये हो रहा है ना, ये 90 डिग्री तो यहां हो रहा है, इसका ध्रुव तो यहां होना चाहिए, लेकिन इसमें पृथ्वी में क्या है? झुकाव है। तो ये जो जैसे मान लो यहां से आप इसमें से 23.5 डिग्री का ये जो झुकाव है, ये 23.5 डिग्री का जो झुकाव है, ऐसे लिख दो, या 23 डिग्री और 30 मिनट ऐसे लिख दो। ये जो झुकाव है ये इसके अक्ष पर झुकाव है, अर्थात इसका अक्षीय कोण है। पृथ्वी का अक्षीय कोण कितना है? 23.5 डिग्री। ये जो झुकाव है, ये वाला ये इसका अक्षीय झुकाव है। ठीक है, अक्षीय कोण 23.5 डिग्री। शेष ये जो कोण है, ये जब 90 से 23.5 निकल गया, शेष कितना रहा? 66.5 डिग्री, या 66 डिग्री और 30 मिनट। ये जो झुकाव है ये क्या? इसका कक्षीय कोण है। ये क्या? इसका कक्षीय कोण। ठीक है, पहली बात तो ये ध्यान रखना। अब आप देखोगे तो ये इसके कक्षा देखोगे तो उत्तर और दक्षिणी, ये जो एक कक्षीय अक्ष बीच में से निकल रहा है, पृथ्वी के बीच में से एक अक्ष निकल रहा है, वास्तव में ऐसा ये काल्पनिक है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है, पृथ्वी है जो झुकी हुई है। तो पृथ्वी का ये अक्षीय तल है, अब अक्षीय तल दोनों ध्रुवों से आर पार निकल रहा है ना। और इन्हीं अक्षीय तल के सारे ये इसमें झुकाव कितना है? 23.5 डिग्री का, जिसे इसका अक्षीय कोण कहते हैं। और शेष जो कोण है वो इसका कक्षीय कोण है, वो है 66.5 का। पहली बात। दूसरी बात, एक तो अपने स्थान पर ही घूम रही है, जिसे अपन ने क्या बोला? भ्रमण गति, है ना, पहली गति। और दूसरी गति परिभ्रमण गति, परिक्रमण गति, है ना, भ्रमण और परिक्रमण। भ्रमण गति देखो 24 घंटे में पूरी कर रही है, और परिक्रमण गति 365 दिन में। ये भ्रमण गति है, ये सौर दिवस कहलाती है। ये क्या कहलाती है? सौर दिवस। इसे दैनिक गति भी कहते हैं, इसे दैनिक गति भी कहते हैं। ये जो परिक्रमण गति है 365 दिन में जो पूरी होती है, इसे आप वार्षिक गति कहते हैं, वार्षिक गति कहते हैं। ठीक है, इसमें एक वर्ष का निर्माण होता है, एक वर्ष बनता है। अब विशेष इंपोर्टेंट बात, ये जो भ्रमण है ये अपने अक्ष पर करती है पृथ्वी, अपने अक्ष पर, और ये जो परिक्रमण है ये कक्ष पर, अर्थात पृथ्वी की परिक्रमण गति है वो कक्ष पर की जाती है। 365 दिन में एक चक्र पूरा करती है, और भ्रमण गति है वो अपने अक्ष पर करती है। ठीक है, ये इसकी बेसिक बातें ध्यान रखना। अपने अक्ष पर पृथ्वी घूमेगी। सबसे पहली बात, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। दूसरी बात, अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्र पूरा करती है। तीसरी बात, दूसरी गति इसकी अपने कक्षा तल पर सूर्य के चारों ओर चक्र पूरा करती है, उसे परिक्रमण कहा गया है। परिक्रमण गति एक वर्ष पूरा करती है, उसे वार्षिक गति भी बोला गया है।
ठीक है। 365 दिन में एक वार्षिक गति इसकी आए, एक चक्र ये वार्षिक गति में पूरा करती है, ठीक है। अब आगे की बात देखना, ये लो, ये बातें हो गई घूर्णन गति और परिक्रमण गति, दोनों गतियां हो गई, दोनों की परिभाषा हो गई। और उसके बाद आप देखना ये देखें आप, अब घूर्णन गति के प्रभाव क्या क्या है, घूर्णन गति के प्रभाव क्या क्या है। दो गतियां देखी, घूर्णन और परिक्रमण। घूर्णन गति जो अपने अक्ष पर घूमती है, 24 घंटे में एक चक्र पूरा करती है, उसके प्रभाव क्या क्या है। 24 घंटे में एक चक्र पूरा करना अर्थात सौर दिवस कहलाता, सौर दिवस बनना या दिन रात का बनना। घूर्णन करती पृथ्वी के सूर्य के सामने वाले आधे भाग पर दिन तथा पीछे वाले भाग पर रात होती है। देखो पहले अपने अक्ष पर जो घूम रही है उसे भ्रमण गति कहते हैं। भ्रमण गति में घूमने के दौरान जो भाग सूर्य के सामने है वहां दिन रहेगा, जो भाग सूर्य के सामने नहीं है वहां रात होगा। अर्थात पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने से दिन और रात का निर्माण होता है, ठीक है। 24 घंटे में एक चक्र पूरा करती है, दिन रात का निर्माण होता है। दूसरी बात यहां लिखी हुई है, घूर्णन गति के परिणाम दिन और रात का बनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहीं से आता है, ध्यान रखना। घूर्णन गति का परिणाम दिन और रात का बनना, दिन और रात बन रही है। पृथ्वी का वो भाग जो सूर्य के सामने है वहां दिन है, और जो भाग सूर्य के सामने नहीं है वहां क्या हो जाएगी, रात हो जाएगी। फिर सूर्योदय, दोपहर, सूर्यास्त का होना, सूर्य उदय होता है, इसी कारण पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, जो भाग सूर्य के सामने जाता है वहां सूर्य उदय हो जाता है, और बिल्कुल पीक में जाता है वहां दोपहर हो जाती है, और वो भाग बिल्कुल पीछे आने की लास्ट कगार पर होता है जहां सनसेट सूर्यास्त हो जाता है। तो सूर्य उदय, दोपहर, सूर्यास्त, ये दशा होती है पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण। तो अक्षीय या घूर्णन गति के परिणाम, घूर्णन गति के परिणाम ये है ना। तो 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, फिर सूर्य के सामने वाले भाग पर दिन, पीछे वाले भाग में रात होती है। अब प्रदीप्त वर्त, देखिए एक टर्म यहां पे आया आपके, प्रदीप्त वर्त, दिन एवं, इसको देखना थोड़ा, दिन एवं रात, दिन एवं दिन व रात को विभाजित करने वाले वर्त को प्रदीप वर्त कहते हैं। अर्थात अब पृथ्वी घूम रही है, जो भाग सूर्य के सामने वह दिन है, सूर्य के सामने भाग नहीं वह रात है। अब कोई न कोई ऐसा वर्त है ग्लोब पर हर समय जो क्या कर रहा है, दिन और रात का विभाजन कर रहा है। उस विभाजन करने वाले वर्त को क्या बोला जाता है, प्रदीप्त वर्त। ध्यान रखना, ये भी टर्म इंपोर्टेंट है। प्रदीप्त वर्त किसे कहेंगे, वो वर्त जो क्या करता है, दिन और रात का विभाजन करता है, ठीक है। अब इसमें आप देखोगे और घूर्णन गति के परिणाम, सूर्य का अस्त होना, दोपहर होना, सूर्योदय होना, अपकेंद्रीय बल की उत्पत्ति होना। अपकेंद्रीय बल, दो बल लगते हैं, एक अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल तो क्या होता है, परिधि से केंद्र की ओर लगता है, परिधि से केंद्र की ओर। और अपकेंद्रीय बल क्या होता है, केंद्र से परिधि की ओर, अर्थात केंद्र से बाहर की ओर, है ना। तो पृथ्वी के घूमने से अपकेंद्रीय बल की उत्पत्ति होती है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में उभार पैदा होता है अपकेंद्रीय बल के कारण। देखिए आप, एक बल होता है ये होता है परिधि से केंद्र की ओर, इसे बोला जाता है अभिकेंद्रीय, है ना। एक बल होता है ये होता है केंद्र से परिधि की ओर, इसे बोला जाता है अपकेंद्रीय। तो ये जब पृथ्वी घूमती है तब अपकेंद्रीय बल लगता है। कौन सा बल लगता है, अपकेंद्रीय बल लगता है। अपकेंद्रीय बल लगता है तब क्या होता है, पृथ्वी अपने आप को बाहर की ओर धकेलने का प्रयास करती है। उसी के फलस्वरूप, अपकेंद्रीय बल के परिणाम स्वरूप भूमध्य रेखा के आसपास वाला भार उभार के रूप में बाहर आया हुआ है। आप देखो कि ग्लोब पर भूमध्य रेखा के आसपास वाला भाग उभार के रूप में क्या आया हुआ है, बाहर आया हुआ है। क्यों, अपकेंद्रीय बल के कारण, ठीक है। फिर
भूमध्य रेखा के क्षेत्र में उभार पैदा होता है, किसके कारण? अपकेंद्री बल के कारण। अपकेंद्री बल क्यों लगता है? पृथ्वी के घूमने के कारण। अपने अक्ष पर पृथ्वी घूमती है तो उससे अपकेंद्री बल लगता है, जिससे ये जो 0 डिग्री के आसपास वाला भाग है, विषुवत रेखा भाग है, यहाँ उभार पैदा होता है, अर्थात भाग बाहर की ओर आता है। फिर ध्रुवों पर चपटा होना, जब इस भाग से भाग बाहर आता है तो ध्रुव थोड़े थोड़े चपटे होंगे, ध्रुवों पे चपटापन आएगा। ध्रुवों पे चपटापन आना और विषुवत रेखा के वर्त के आसपास भाग का बाहर की ओर आना, दोनों के पीछे मुख्य बल कौन सा है? अपकेंद्री बल है। दोनों के पीछे मुख्य बल कौन सा है? अपकेंद्री बल है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कोरियलिस बल का उत्पन्न होना। अब कोई भी पिंड जब घूमेगा तो उसके अंदर से कोरियलिस बल उत्पन्न होगा। कोरियलिस बल की उत्पत्ति पृथ्वी के घूमने से होती है और ये कोरियलिस बल 0 डिग्री पर नगण्य होता है, अर्थात पृथ्वी के बीचों बीच बिल्कुल ये नगण्य होता है। तो ज्यादा कहाँ होता है? 0 डिग्री से ध्रुवों की ओर आप ज्यों त्यों जाओगे त्यों त्यों आपका कोरियलिस बल बढ़ता जाएगा। तो पृथ्वी पर कोरियलिस बल सर्वाधिक कहाँ होगा? ध्रुवों पर, और न्यूनतम कहाँ है? 0 डिग्री पर। सर्वाधिक ध्रुवों पर और न्यूनतम 0 डिग्री पर। तो पृथ्वी के घूमने से अपकेंद्री बल लगता है। ठीक है, अपकेंद्री बल से भूमध्य रेखा पर उभार आता है और आपके ध्रुवों पर चपटापन आता है और कोरियलिस बल उत्पन्न होता है। कोरियलिस बल की नग्नता है 0 डिग्री पर और सर्वाधिक है ध्रुवों पर। ठीक है, फिर आगे देखना, कोरियलिस बल का उत्पन्न होना जिसके परिणाम स्वरूप हवाओं और महासागरीय धाराओं की दिशा में परिवर्तन आना। कोरियलिस बल क्या है? मैंने आपको बताया था, फ्रांसीसी विद्वान कोरियलिस ने इसको परिभाषित किया था। प्रत्येक गतिशील वस्तु है ना अपनी मूल दिशा से विक्षेपित होती है, यही कोरियलिस बल है। और विक्षेपण की दिशा कौन सी? अपन ने पढ़ा था उत्तरी गोलार्ध में मूल दिशा से दाईं ओर विक्षेपण होना, दक्षिणी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से बाईं ओर विक्षेपण होना, यही क्या है? कोरियलिस बल है। प्रत्येक गतिशील, चाहे पवने हैं, चाहे आपकी जल धाराएं हैं, चाहे आपकी नदियां हैं, चाहे आपके द्वारा फेंकी गई कोई वस्तु है ना, मिसाइलें वगैरह अभी भारत ने पाकिस्तान पे खूब दागी थी, तो उन मिसाइलों को भी दागने में ये बल प्रभाव छोड़ता है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट यहाँ कोई ए पॉइंट से मिसाइल दागनी है बी पॉइंट पे तो डायरेक्ट उस स्थान पे छोड़ोगे तो चली जाएगी, ऐसे नहीं जाएगी। इसमें भी कोरियलिस बल का देखा जाएगा, इसमें भी कोरियलिस बल का प्रभाव होगा। तो उत्तरी गोलार्ध है तो थोड़ा उधर टारगेट करके छोड़ा जाएगा, तभी वो उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर आएगी तो इसके ऊपर जाएगी वो डायरेक्ट। तो प्रत्येक गतिशील वस्तु पर कोरियलिस बल का प्रभाव होता है। तो कोरियलिस बल की उत्पत्ति भी पृथ्वी के घूर्णन से होती है। ठीक है, फिर कोरियलिस बल उत्पन्न होना जिसके परिणाम स्वरूप पवने महासागरीय धाराओं की दिशा में परिवर्तन, और ये किधर होता है? उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपण होता है। ठीक है, फिर है सूर्य, चंद्रमा व अन्य पिंड पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए दिखाई पड़ते हैं। बहुत इंपोर्टेंट, देखो ये भी घूर्णन गति का प्रभाव है। अपन पृथ्वी के ऊपर निवास करते हैं, अपन को ऐसा लगता है, कई बार आपने देखा होगा, कई बार रात को चंद्रमा देखा होगा, कई बार दिन को देखते हो, तो जब स्पष्ट जानकारी नहीं होती है तो अपन को ऐसा आभास होता है कि सूर्य है वो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, या फिर अपन को ऐसा आभास होता है कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ये जो स्थिति बन रही है ये किसके कारण है? पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण, अपने स्थान पर घूमने के कारण। जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है, वास्तव में ऐसा नहीं है ना। वास्तव में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, जबकि घूर्णन गति का अपन को आभास होता है कि सूर्य है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ठीक है, फिर देखें, ज्वार भाटा की आवृत्ति प्रभावित होती है। घूर्णन गति भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर क्रमशः कम होती जाती है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति भी घूर्णन गति के कारण होती है। घूर्णन गति 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है और ज्वार भाटा भी 24 घंटे में 2 बार, किसी स्थान पर किसी स्थान पे 1 बार। आगे बढ़ेंगे ज्वार भाटा में, तो ज्वार भाटा भी दैनिक ज्वार भाटा या अर्धदैनिक ज्वार भाटा जो आते हैं उसमें भी पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव होता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही किसी स्थान पे 1 बार या 2 बार ज्वार और भाटा की उत्पत्ति होती है। ज्वार भाटा क्या है? महासागरीय जल का अपने नियत तल से ऊपर उठना ज्वार कहलाता है और वापस नीचे की ओर जाना भाटा कहलाता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्रभाव किसके कारण हुए? घूर्णन गति के कारण। प्रदीप वर्त क्या है? वो वर्त जो पृथ्वी को दिन और रात बांटने वाला वर्त प्रदीप वर्त कहलाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखना आप,
अब आते हैं परिक्रमण गति। परिक्रमण गति पे आने से पहले कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ बातें यहाँ पे समझते हैं। ये परिक्रमण, देखिए बीच में सूर्य है, बीच में कौन है? सूर्य है। ये सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी क्या कर रही है? चक्कर लगा रही है। इस चक्कर के दौरान अलग अलग दशाएं बनती है, इस चक्र के दौरान अलग अलग दशाएं बनती है। परिक्रमण गति अपन ने देखा 365 दिन में पूरी होती है, 365 दिन में पूरी होती है। इसे 365 दिन में जो ये पूरी कर रही है, ये गति पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपने कक्षा तल पर करती है, अपने कक्षा तल पर करती है 365 दिन में। इस दौरान देखो क्या होता है, इस दौरान यहां से शुरू करते हैं 21 मार्च को। यहां देखोगे आप, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है ना। तो आप देखो कि एक ऐसी प्रदीप, ये इस स्थिति पे आने पे स्थिति विषुव की स्थिति बनती है। और ये कब बनती है? 21 मार्च को। विषुव का अर्थ क्या होता है? दिन और रात का बराबर, दिन और रात का बराबर, दिन और रात का बराबर, विषुव या इक्विनॉक्स, है ना। विषुव की दशा बनती है 21 मार्च को। इस दशा 21 मार्च को वसंत ऋतु या शरद ऋतु, दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु, उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु। तो मार्च और अप्रैल में आपको पता होगा अपने यहाँ वसंत ऋतु होती है, ठीक है। तो इस दशा में दिन और रात बराबर होते हैं, और दिन कौन सा है? 21 मार्च को। फिर पृथ्वी आगे बढ़ती है, बढ़ती 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 पृथ्वी का, अब यहाँ पे देखो, पृथ्वी का दक्षिणी जो ध्रुव है वो सूर्य के सामने नहीं है, और उत्तरी ध्रुव सूर्य के सामने आ गया, उत्तरी ध्रुव सूर्य के सामने आ गया। तो उत्तरी गोलार्ध में जो सूर्य के सामने वाला भाग है वहां दिन है, और सूर्य के सामने है, दिन है, तो ग्रीष्म ऋतु है। और दक्षिणी गोलार्ध जो सूर्य के सामने नहीं है, ये वाला देखो भाग, ये तो स्पेशली दक्षिणी गोलार्ध का या दक्षिणी ध्रुव। तो दक्षिणी ध्रुव में इस समय दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु है, क्योंकि सूर्य सामने नहीं है। सूर्य सामने कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध में इस समय क्या है? ग्रीष्म ऋतु। कब ये बनता है? 21 जून को। 21 जून को सूर्य बिल्कुल कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। 21 जून को सूर्य बिल्कुल कर्क रेखा पे सीधा चमकता है, ठीक है। तो कर्क रेखा पे जब सीधा चमकता है उस समय उत्तर अयनात कहते हैं। और 21 जून को सूर्य सीधा कब चमकता है? कहां पे चमकता है? कर्क रेखा पर, कर्क रेखा पर, ठीक है। ये जो विषुव की स्थिति बनती थी, ये भूमध्य रेखा पर था। सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, सीधा चमकता है। कब? 21 मार्च को। उस स्थिति को दिन और रात बराबर होते हैं और उसे विषुव कहते हैं। उस समय उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु, दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु, मार्च महीने में, ठीक है। फिर मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। और कर्क रेखा सीधा चमकता है, और उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है इस समय? ग्रीष्म ऋतु। और 21 जून को ही उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून को ही उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और 21 जून को ही दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य नहीं है, दक्षिणी गोलार्ध में सीधा सूर्य नहीं है। अर्थात 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में साल की सबसे लंबी रात होगी, साल की सबसे लंबी रात होगी। आराम से समझना, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन साल का, वर्ष का सबसे बड़ा दिन, है ना। और दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को ही सबसे बड़ी रात और सबसे छोटा दिन, और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात। कब? 21 जून को। इसे उत्तरी अयनांत भी कहेंगे, उत्तरी अयनांत कहेंगे, ठीक है। तो ये हो गई दशा 21 जून को। फिर जून के बाद में जुलाई, अगस्त, सितंबर। 23 सितंबर को सूर्य, ये 23 है, 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, भूमध्य रेखा पे सीधा चमकता है। इस समय विषुव की दशा बनती है। विषुव वही दिन और रात बराबर होना। 23 सितंबर को जब सूर्य भूमध्य रेखा पे सीधा चमकता है, विषुव की दशा बनती है। तब उत्तरी गोलार्ध में तो शरद ऋतु सितंबर में, और
दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु, यहाँ सिस्टम उलट जाता है। ठीक है, ये 23 सितंबर को विषुव, तो ग्लोब पर विषुव की दशा कितनी बार बनी? 2 बार, 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक है, अब देखो सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब डेट है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है। कौन सी रेखा पे? मकर रेखा पर सीधा चमकता है। मकर रेखा पर सीधा चमकता है। जब सूर्य 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सीधा चमकता है, उस समय देखो अब उत्तरी गोलार्ध के सामने सूर्य नहीं है, स्पेशली उत्तरी ध्रुव पर। उत्तरी ध्रुव पर जब सूर्य नहीं है तो उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु, और दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य है अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य है। इसका मतलब जहां सूर्य है वहां गर्मी होगी, तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो गया? ग्रीष्म ऋतु। तो 22 दिसंबर को जब सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है तब उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु। और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात, और 22 दिसंबर को ही उत्तरी गोलार्ध में वर्ष की सबसे लंबी रात और वर्ष का सबसे छोटा दिन। समझ में आ रही क्या बात? 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन, क्योंकि सूर्य सीधा है, और उत्तरी गोलार्ध में वर्ष की सबसे लंबी रात, क्योंकि सूर्य यहाँ पे सीधा नहीं है। ठीक है, तो जहां सूर्य है वहां दिन है, अर्थात दिन है, अर्थात ग्रीष्म ऋतु है। जहां सूर्य नहीं है वहां रात है, और सूर्य गोलार्ध में नहीं है, ध्रुव तक नहीं पहुंच रहा है, तो वहां पे शीत ऋतु है, क्योंकि सूर्य होता है तो ग्रीष्म ऋतु, नहीं होता है तो शीत ऋतु। अब देखो यहां देखोगे आप, तो ये उत्तरी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव पर सूर्य 6 माह रहा लगभग, है ना? इधर भी सामने है, इधर भी सामने। उत्तरी ध्रुव पर यहां भी सामने और यहां पर भी सामने। यहां आते आते देखो सूर्य की स्थिति बदल गई। यहां सूर्य दक्षिणी ध्रुव के सामने, अर्थात 4 दशा बनी 3-3 महीने के हिसाब से। ये 3 माह, फिर ये 3 माह, फिर ये 3 माह और फिर ये 3 माह, अर्थात 12 महीने का पूरा चक्र लगा दिया, अर्थात 365 दिन में एक चक्र पूरा किया। तो हर 3 माह में ये विशेष दशा बन रही है ना? 2 दशा बनती है विषुव, एक बनती है उत्तरी अयनांत, एक बनती दक्षिणी अयनांत। ठीक है, उत्तरी अयनांत और दक्षिणी अयनांत क्या है? अयनांत है वहां कर्क और मकर के ऊपर जब सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है तो उसे अयनांत कहा जाता है। ठीक है, तो जब उत्तरी अयनांत होती है तब आपके उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, और ये 21 जून को होती है। जब दक्षिणी अयनांत होती है तब दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, और यह 22 दिसंबर को होती है। सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है। अयनांत का अर्थ है कर्क और मकर पे जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हो। ठीक है, तो अब देखो ये 3 महीने यहां से यहां तक आने में सूर्य को लगा, तो देखो इस हिसाब से समझो आप। जैसे मान लो सूर्य है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी ने, यहां मान लो सूर्य है और पृथ्वी ने घूमना शुरू किया सूर्य के चारों ओर। ठीक है, तो यहां से यहां आई 3 महीने, फिर यहां से यहां आई तो 6 महीने। अब देखो अब दक्षिणी ध्रुव सामने आ गया सूर्य के, जबकि वापस ला रहा हूं मैं पीछे। यहां अब देखोगे यहां ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, तो उत्तरी ध्रुव सूर्य के सामने है, उत्तरी ध्रुव सूर्य के सामने। ठीक है, तो उत्तरी ध्रुव सामने है तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, और इस समय जब सूर्य उत्तरी ध्रुव पर है तो दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य का प्रकाश नहीं है, तो दक्षिणी ध्रुव पे रात हो जाएगी। ठीक है, तो अब वापस स्टार्ट कर रहा हूं, सुनना इसको। ये सूर्य है, ये उत्तरी ध्रुव सामने है, यहां से यहां आया, फिर पृथ्वी इधर से इधर आई। अब पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव सूर्य के सामने है, उत्तरी ध्रुव सामने नहीं है, तो दक्षिणी ध्रुव सामने आ गया 6 महीने बाद, तो दक्षिणी ध्रुव पे दिन हो गया और उत्तरी ध्रुव पे क्या हो गई? रात। यहां से यहां आने में 6 महीने लगे, अर्थात दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने की रात हुई और उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने के दिन हुए। अब वापस यहां से यहां निकलेगा, जैसे मान लो इधर है, तो इधर ये जो दक्षिणी ध्रुव अब सूर्य के सामने है, 3 महीने में यहां आएगा, वापस 3 महीने बाद यहां जाएगा। तो यहां जाते ही आप देखोगे, यहां जाते ही आप देखोगे उत्तरी ध्रुव वापस सामने आ गया। इन 6 महीनों में दक्षिण ध्रुव के सामने सूर्य था, तो दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का दिन और उत्तरी ध्रुव पे क्या होगी? 6 महीने की रात। इसी तरह से जब एक साल में 3-3 माह के हिसाब से आप स्थिति देखोगे तो 6 महीने सूर्य उत्तरी ध्रुव के सामने, तो उत्तरी ध्रुव पर 6 माह का दिन, और इसी अवधि के दौरान दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने की रात। और जब सूर्य 6 माह में दक्षिणी ध्रुव पर होता है, अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में होता है, तो उसका प्रकाश दक्षिणी ध्रुव पर जाता है। तो जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है तब दक्षिणी ध्रुव पर दिन 6 माह का,
और उसी समय उत्तरी ध्रुव पर 6 माह की रात। तो ये देखो यहां वापस समझ सकते हो, यहां से यहां आया जब स्थिति, ये 6 महीना, इन 6 महीनों में उत्तरी ध्रुव सूर्य के सामने रहता है, उत्तरी गोलार्ध, तो उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन, और यहां से यहां जाओगे तो दक्षिणी ध्रुव सूर्य के सामने, दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के सामने रहता है, तो दक्षिण ध्रुव पर 6 माह का दिन, और इस समय उत्तरी ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध सामने नहीं रहता है, तो उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने की रात हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया परिक्रमण। ये क्या हो गया? पृथ्वी का परिक्रमण। पृथ्वी का परिक्रमण 365 दिन में एक चक्र पूरा होता है, और परिक्रमण के दौरान 4 विशेष दशा अपन ने पढ़ी, 2 विषुव बनते हैं और 2 ही अयनांत बनते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे इनके परिक्रमण के प्रभाव। ये घूर्णन गति हो गया, ये परिक्रमण गति के प्रभाव। देखा 365 दिन या वर्ष में एक चक्कर लगाती है, या 365 दिन में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 365 दिन या एक वर्ष में एक चक्कर लगाती है पृथ्वी, किसमें? परिक्रमण गति के दौरान। अभी अपन ने देखा। ठीक है, फिर देखना, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वर्ताकार पथ पर परिक्रमण गति करती है। ये जो पृथ्वी का जो पथ है, सूर्य के चारों ओर जो मार्ग है, वो दीर्घ वर्ताकार है। ध्यान रखना, कैसा है? दीर्घ वर्ताकार परिक्रमण करती है, जिसके कारण पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी समय के अनुसार बदलती रहती है। दीर्घ वर्ताकार मार्ग है, उसके कारण सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है वो समय के अनुसार बदलती रहती है। ठीक है, इस दूरी के दौरान पृथ्वी सूर्य के बीच औसत दूरी लगभग 15 करोड़ नहीं है, ये 14.9 करोड़ है। 14.9 करोड़ औसत दूरी। औसत दूरी कितनी है? 14.9 करोड़, है ना? औसत दूरी 14.9 करोड़ है। तो जो परिपथ है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर, उस दौरान क्या होता है? पूरे साल में एक बार जो पृथ्वी है वो सूर्य के बिल्कुल नजदीक आती है। बिल्कुल नजदीक आते हैं, उन दोनों में न्यूनतम दूरी रहती है। बिल्कुल ठेठ पास में नहीं जाती है, बिल्कुल पास में नहीं जाती, अर्थात न्यूनतम दूरी रहती है। और एक बार ही परिपथ के दौरान अधिकतम दूरी रहती है। तो इसको आगे वैसे पहले अपन ने क्लासेस में पढ़ रखा है। उपसौर, जो पृथ्वी और सूर्य के बीच में न्यूनतम दूरी होती है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में, ये होती 3 जनवरी को, और इस दशा को कहते हैं उपसौर पेरिहेलियन। और अपसौर, पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी रहती है 4 जुलाई को। ये कब रहती है? 4 जुलाई को, उसे कहा जाता है अपसौर। 3 जनवरी को दूरी रहती है पृथ्वी और सूर्य के बीच में 14.7 करोड़। ठीक है, और 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी रहती है 15.2 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, तो ये दूरियां पृथ्वी और सूर्य के बीच में न्यूनतम दूरी उपसौर और अधिकतम दूरी अपसौर। न्यूनतम दूरी उपसौर कब होगी? ये देखो 3 जनवरी, है ना? और अपसौर कब होगा? 4 जुलाई को। ये 3 है ना, 3 जनवरी, 3 जनवरी और 4 जुलाई को। ठीक है, फिर गोलार्ध में 23.5 डिग्री, फिर यहां से अयनांत, ये देखो अयनांत आ गया। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री अक्षांशों तक सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। इस स्थिति को अयनांत कहते हैं। उत्तरी अयनांत अर्थात उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अर्थात कर्क रेखा, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर जो सीधी किरणें पड़ती है उसे उत्तरी अयनांत। दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा तक सीधी किरणें पड़ेगी तो उसे दक्षिणी अयनांत। ठीक है, तो ये अयनांत हो गया। फिर उत्तरी अयनांत, ये लिखा हो देखो, 21 जून कर्क रेखा पर सीधा चमकना, और उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु। सारी बातें अभी अपने की है। फिर उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात। कब? 21 जून को। अब सीधा फंडा समझ दिमाग में रखना, जहां जिस गोलार्ध में सूर्य है वहां दिन होगा, और 21 जून को सूर्य उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन। और इसी समय जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में है, कर्क रेखा पर है 21 जून को, तो दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य नहीं है, तो वहां सबसे बड़ी रात हो जाएगी। सबसे बड़ी रात अर्थात सबसे छोटा दिन। और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य है तो सबसे बड़ा दिन अर्थात सबसे छोटी रात। ठीक है, यही लाइन यहां लिखी हुई है। फिर नेक्स्ट देखो, दक्षिणी अयनांत, ये कब होगा? 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को दक्षिणी अयनांत सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है। दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य है तो ग्रीष्म ऋतु, और उत्तरी गोलार्ध में सूर्य नहीं है तो शीत ऋतु। फिर 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन, क्योंकि सूर्य है, मैंने अभी बताया, जहां सूर्य है वहां दिन,
और 22 दिसंबर को सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर है, अर्थात 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात। और इस 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य सीधा है नहीं, तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में वर्ष की सबसे बड़ी रात और सबसे छोटा दिन। अपन उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए भारत में सबसे लंबी रात कब होती है? 22 दिसंबर को। और सबसे लंबा दिन कब होता है? 21 जून को। 21 जून को सबसे छोटी रात होती है और 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। किधर? भारत में, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है। फिर विषुव, विषुव की दशा, विषुव का अर्थ होता है इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स विषुव संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है दिन और रात बराबर होना। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है। पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। फिर 21 मार्च को उत्तरी विषुव या बसंत विषुव, 23 सितंबर को दक्षिणी विषुव या शरद विषुव। ये 23 सितंबर के बाद में सूर्य देखो दक्षिणायन की ओर शुरू होता है जाना, और 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होना शुरू होता है, इसलिए ये उत्तरी विषुव और दक्षिणी विषुव आ रहा है। इस स्थिति में प्रदीप्त वर्त देशांतर रेखाओं का अनुसरण करते हुए दोनों ध्रुवों से मिलता है। ये देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आई है, जिस समय विषुव की स्थिति बनती है तो पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं और दिन और रात को बांटने वाली रेखा प्रदीप्त वर्त कहलाती है। तो जिस समय सूर्य 0 डिग्री पर होता है, कब होता है ये होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर को प्रदीप्त वर्त बिल्कुल दोनों ध्रुवों से निकलती है, दोनों ध्रुवों को मिलाते हुए, इसलिए तो आधी पृथ्वी पे दिन और आधी पृथ्वी पे रात। बात समझ में आ रही क्या? 21 मार्च और 23 सितंबर जिस समय सूर्य भूमध्य रेखा पे सीधा चमकता है, उस समय प्रदीप्त वर्त ध्रुवों को मिलाते हुए खींचा जाता है, या ध्रुवों को मिला के प्रदीप वर्त बनता है। दोनों ध्रुवों पे, दोनों ध्रुवों को मिला दिया अर्थात बिल्कुल पृथ्वी के 2 भाग हो गए। आधे भाग में दिन, जिधर सूर्य के सामने वो भाग दिन हो जाएगा, और जिस समय सूर्य नहीं है जिस भाग में, वहां रात हो जाएगी। तो प्रदीप वर्त किसे कहेंगे? वो वर्त जो दिन और रात का विभाजन करे। और ये वर्त ध्रुवों से मिलकर कब बनता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को। और उसी स्थिति को ग्लोब पर दिन और रात बराबर होते हैं, इसलिए उसे विषुव की दशा कहते हैं। ठीक है, ओके। फिर पृथ्वी के अक्षीय झुकाव व परिक्रमण गति के परिणाम। अब देखो परिक्रमण गति के कारण क्या हो रहा है। परिक्रमण गति के कारण, थोड़ी सी बात वापस यहां पे आ जाओ। परिक्रमण गति के दौरान क्या हो रहा है? कोई भाग सूर्य के सामने आ रहा है और कोई भाग सूर्य के पीछे जा रहा है। तो जो सामने आ रहा है वह ऋतु बन रही है, ग्रीष्म ऋतु, और जो पीछे जा रहा है वह शीत ऋतु बन रही है। तो परिक्रमण के दौरान सूर्य के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर ऋतुओं का निर्माण होता है। सबसे पहली बात इसका निर्माण होगा, ऋतु का निर्माण होगा। फिर ऋतु का निर्माण होगा, और ऋतु में आप समझोगे कुछ टाइम पीरियड के लिए गर्मियां बढ़ेगी, फिर घटेगी, फिर सर्दियां बढ़ेगी, घटेगी, फिर वर्षा ऋतु आएगी, फिर घटेगी। तो ऋतु की अवधि में बढ़त घटत, ऋतु की अवधि में बढ़त घटत। और ताप की न्यूनता और अधिकता, है ना। देखिए आप यहां पे ये देखो ऋतु परिवर्तन का निर्माण, ऋतु का बनना या ऋतु परिवर्तन। ये देखो दिन और रात का छोटा बड़ा होना। दिन और रात का बनना तो किसके कारण होता है? अक्षीय, अपने अक्ष पर जो घूम रही है, 24 घंटे में दिन और रात बनना होता है। घूर्णन के कारण दिन और रात बनते हैं, अपन ने लास्ट स्लाइड में देखा। लेकिन दिन और रात छोटा बड़ा कब होगा? जब सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होगा, अर्थात उत्तरी अयनांत और दक्षिणी अयनांत होगा, तब दिन और रात बड़े या छोटे होंगे। तो ये किस कारण होता है? पृथ्वी के कक्षा तल में परिक्रमण गति के कारण। तो परिक्रमण गति के कारण दिन और रात का छोटा बड़ा होता है। जैसे अभी देखा अपन ने, जो मकर रेखा पे सीधा चमकेगा सूर्य, तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा होगा। और इसी 22 दिसंबर को जब मकर रेखा पे सूर्य सीधा चमकता है तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है, सबसे छोटा दिन होता है। तो ये छोटा और बड़ा होना किसके कारण? परिक्रमण गति के कारण। वायुदाब पेटियों का खिसकाव, जो सूर्य उत्तरायण होगा तो वायुदाब पेटियां उत्तरायण होगी, जो सूर्य दक्षिणायन होगा तो वायुदाब की पेटियां भी दक्षिणायन होगी। लेकिन वायुदाब में अपन ने पढ़ा था कि दक्षिणी गोलार्ध की वायुदाब की पेटियां कम खसकती है। क्यों? क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता के कारण, महासागरीय क्षेत्रफल की अधिकता के कारण दक्षिणी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध कहते हैं। तो जल की उपलब्धता के कारण वहां वायुदाब की पेटियों में वेरिएशन खिसका है वो कम आता, लेकिन आता जरूर है। किसके कारण? परिक्रमण के कारण।
फिर कर्क और मकर रेखा का निर्धारण। सूर्य जहां तक लास्ट तक सीधा चमकता है, दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री तक लास्ट सीधा चमकता है, तो उत्तरी गोलार्ध में जहां लास्ट सीधा चमकता है वो कर्क रेखा, दक्षिणी गोलार्ध में जहां सीधा चमकता है वो मकर रेखा। कर्क और मकर का निर्धारण भी सूर्य के पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण होता है। फिर ध्रुवों पर 6 माह का दिन और 6 माह की रात, अभी बताया मैंने आपको। फिर अपसौर, उपसौर, अयनान, विषुव की स्थिति का बनना। फिर सूर्य की किरणों का सीधा व तिरछा चमकना। सूर्य की किरणों का किसी भाग पे सीधी आएगी, जब उत्तरी गोलार्ध में होगी तो उत्तरी गोलार्ध में सीधी आएगी, दक्षिणी गोलार्ध में तिरछी हो जाएगी। और जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में सीधा रहेगा तो वहां किरणें सीधी जाएगी, उत्तरी गोलार्ध में तिरछी हो जाएगी। फिर सूर्य की उत्तरी और दक्षिणी आभासी गति का होना। सूर्य की उत्तरी और दक्षिणी आभासी गति, अर्थात सूर्य उत्तर और दक्षिण में आभास होता है, सूर्य उत्तर और दक्षिण में जा रहा है, गति कर रहा है। इसका आभास भी पृथ्वी के अक्षीय झुकाव या परिक्रमण गति के कारण होता है। ठीक है, और इस परिक्रमण गति के दौरान ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते हैं। अब ये है क्या सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, देखना आप लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं वापस लिख देता हूं या आप नई स्लाइड ले लो। ये सूर्य है, ठीक है, ये मून है। चलो मैं इसको दूसरे वे में बताता हूं आपको। ये सन है, सन के चारों ओर चक्कर लगा रही पृथ्वी इस वे, ठीक है, तो ये पृथ्वी है, ये भी पृथ्वी। अब चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, ये मून है, ठीक है, ये मून, मून देखो, चंद्रमा है वो पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है ये, और पृथ्वी है वो सूर्य के चक्कर लगा रही है। क्या समझना बात को, चंद्रमा है वो पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है और पृथ्वी है जो सूर्य के चक्कर लगा रही है। अब इस दौरान दो स्थिति बनती है, जब ये तीनों एक सीध में आते हैं इस स्थिति को सीजीगी कहा जाता है, सीजीगी। जब ये तीनों एक सीध में आते हैं ना तब उसे सीजीगी कहा जाता है। सीजीगी में दो दशा बनती है, एक युति एक वियुति। ध्यान से सुनना, युति और वियुति। युति कब बनेगी, जब ये चंद्रमा बीच में आएगा। युति कब बनेगी, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आएगा, ये दशा। युति कब बनेगी, जब सन, फिर आएगा मून, फिर आएगा अर्थ, ये स्थिति क्या कहलाएगी, युति। देखो, पृथ्वी और चंद्रमा के, पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ गया तो अब सूर्य ढक जाएगा, सूर्य दिखेगा नहीं, बीच में कौन आ गया, चंद्रमा। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहेंगे, इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहेंगे, और यह अमावस्या को होगा, अमावस्या, ये दशा अमावस्या को होगी, लेकिन हर अमावस्या को नहीं, ये दशा हर अमावस्या को नहीं होती है, होगी अमावस्या को लेकिन हर अमावस्या को नहीं। सीजीगी क्या कहते हैं, सीजीगी किसे कहते हैं, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा जब तीनों एक सीध में आए तो उसे सीजीगी कहेंगे, पहली बात। दूसरी बात, सीजीगी दो तरह की बनती है, पहली बनेगी युति, दूसरी बनेगी वियुति। युति में क्या होगा, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाएगा, तो चंद्रमा आ जाएगा तो सूर्य ढक जाएगा, है ना, सूर्य पे अंधेरा हो जाएगा, जैसा अभी हुआ था, सूर्य ग्रहण हुआ था लास्ट दिनों में, देखा होगा आपने, भारत से स्पष्ट दिखा था। चंद्र ग्रहण हुआ था, सॉरी, सूर्य ग्रहण तो भारत से स्पष्ट नहीं दिखा था, हुआ जरूर था पर भारत से स्पष्ट नहीं दिखा था। तो ये युति बनेगी अमावस्या को और उस दशा में सूर्य ग्रहण होगा, लेकिन हर अमावस्या को नहीं, ठीक है। दूसरी बात, वियुति। वियुति कब बनेगी, इस दशा में जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाए, जब चंद्रमा और पृथ्वी के, जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाए तो क्या वो बनाएगा, वियुति। ये देखो, जब सूर्य, पृथ्वी और मून ये दशा आ जाए तो ये कब होगा, ये होगा पूर्णिमा को, ऐसी दशा कब होगी, पूर्णिमा को, और इस दिन चंद्र ग्रहण होगा,
इस दिन चंद्र ग्रहण होगा। कब? वियुति को। वियुति को चंद्र ग्रहण होगा, लेकिन हर पूर्णिमा को नहीं, हर पूर्णिमा को नहीं, क्योंकि इनके कक्षा तल में परिवर्तन के कारण ऐसा नहीं होता है। पूरे साल में सूर्य और चंद्र ग्रहण की संख्या कितनी रहती है? 7। 7 में से 4 तो सूर्य ग्रहण और शेष चंद्र ग्रहण। 4 तो सूर्य ग्रहण, 3 है वो चंद्र ग्रहण। एक वर्ष में 7 ग्रहण लगते हैं, 4 सूर्य ग्रहण, 3 चंद्र ग्रहण, ठीक है। और जब ग्रहण होता है तब भारत जैसे आध्यात्मिक देश में आप देखोगे कई आध्यात्मिकता, भारत अध्यात्म वाला देश है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग जब ग्रहण लगता है तब खाना पीना अन्न जल सब छोड़ जाते हैं और कीर्ति भजन करते हैं, मौन धारण करके बैठ जाते हैं। फिर ग्रहण समाप्त होने के बाद नहाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर भोग वोग लगाते हैं, फिर खाना खाते हैं। इतना ग्रहण का प्रभाव है अपने धर्म के अंदर, समाज संस्कृति के अंदर, ठीक है। एक ग्रहण और होता है जो व्यक्ति को लग जाता है, व्यक्ति को ग्रहण लगता है, उसका निचोड़ फिर ज्योतिष निकालते हैं, ठीक है। तो सीजीगी की 2 दशा बनती है, युति और वियुति। युति में सूर्य ग्रहण होता है, अमावस्या को होगा। वियुति में चंद्र ग्रहण होगा, पूर्णिमा को होगा। और इस दशा से ये, इस टाइप से ये दशा बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे वापस देखना, पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण बनते हैं, ठीक है। पहला सूर्य ग्रहण, सोलर इक्लिप्स। जब सूर्य पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, जिसके कारण पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश न पड़कर चंद्रमा की परछाई पड़े, तो इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं, ठीक है। यहां देखना, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आता है तो मैंने उल्टा बता दिया, सूर्य ढक जाता है, ढक जाती पृथ्वी है, सॉरी, पृथ्वी का प्रकाश, यानी अपन सूर्य से प्रकाश ग्रहण कर रही है अपनी पृथ्वी। तो चंद्रमा बीच में आता है तो पृथ्वी है, उस सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता नहीं है, बीच में चंद्रमा आता है, तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं, ठीक है। और दूसरी दशा में पृथ्वी बीच में आ जाती है तो पृथ्वी की छाया पड़ती है चंद्रमा पर, उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं, ठीक है। इसका थोड़ा ध्यान रखना, मैंने थोड़ा सा उल्टा बता दिया, यहाँ बीच में जो है उसकी छाया पड़ेगी, इधर ये देखो, जब सूर्य व पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, जिसके कारण पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश न पड़ता है, चंद्रमा की परछाई पड़ती है, इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं, ठीक है। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है, लेकिन ये प्रत्येक अमावस्या को नहीं होता है। जब सूर्य का आंशिक भाग छिप जाए तो आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं, और जब सूर्य का पूर्ण भाग छिप जाए तो इसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। फिर पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की परिधि पर डायमंड रिंग या हीरक वलन, एक डायमंड रिंग की तरह एक चारों ओर एक ओरा दिखाई देता है, उसे डायमंड रिंग या हीरक वलन की संरचना निर्मित होती है। कब? पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय, जब सूर्य ग्रहण पूर्ण रूप से होगा तो उस दिन। दूसरा चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाएगी? पृथ्वी। पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की रोशनी न पड़कर पृथ्वी की छाया चंद्रमा तक पहुंचती है, जिसके कारण चंद्रमा पर आंशिक या पूर्ण अंधेरा हो जाता है। इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं। अभी हुआ था, आपने देखा होगा, रात को 1:30 बजे तक चंद्र ग्रहण चला था, ठीक है, भारत से स्पष्ट दिखा था। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होगा, लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं, ठीक है। सूर्य चंद्रमा, चंद्रमा है, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी का एक सीध में होना सीजीकी कहलाता है। सीजीकी के 2 टाइप, एक युति, दूसरा वियुति। मैंने बताया युति अमावस्या को होगी, पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य ये होंगे, पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य ये दशा युति। और वियुति पूर्णिमा को होगी, मून, अर्थ और सन, ये दशा वियुति को होगी। भूमध्य रेखीय व्यास ये 12,756 किलोमीटर भूमध्य रेखीय व्यास है, और ध्रुवीय व्यास 12,713 किलोमीटर है। और चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर एक चक्र 27.5 दिन में लगता है ना, 27.5 दिन, 27.3 दिन या 27.5 दिवस, ये नक्षत्र के हिसाब से 27.5 है, अन्यथा 23.5 है, ठीक है। तो ये 27.5 एक चक्र है, ये
चंद्रमा का एक चक्र। ये फैक्ट थे, कुछ नोट कर लेना। इस तरह से विद्यार्थियों आज अपन ने देखा पृथ्वी की गतियां। बहुत आसानी से मैंने आपको ये चीज बताई है। पृथ्वी की गतियां पृथ्वी दो तरह की करती है, घूर्णन और परिक्रमण। ठीक है, दोनों गतियां अपने अक्ष पर घूमती है घूर्णन रोटेशन, और अपने कक्षा तल पर घूमती है रिवोल्यूशन। अक्ष पर 24 घंटे में घूमती है, सौर दिवस कहते हैं, दिन रात बनते हैं। ठीक है, कक्षा तल पर घूमती है सूर्य के चारों ओर, वार्षिक गति कहते हैं। 365 दिन में गति पूरी होती है, और उस दशा में ऋतु में परिवर्तन होता है, दिन रात का छोटा बड़ा बनना। ठीक है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अपसौर, उपसौर, उत्तरी अयनात, दक्षिण अयनात, विषुव, ये सारी दशाएं परिक्रमण का परिणाम है। तो दोनों गतियों की अर्थ और गतियों के परिणाम बड़े इंपोर्टेंट है। तो परिणाम है वहीं से प्रश्न बनता है, परिणाम या प्रभाव। प्रभाव को आप अच्छे से लिख लेना, अच्छे से नोट्स बना लेना, और क्लास का सिस्टम अब एक दिन छोड़ के एक दिन ही चलेंगे। ठीक है, आराम से पढ़ेंगे, टाइम खूब पड़ा है, और आप भी अच्छे से करते रहे, साथ साथ में नोट्स बनाते रहे, और एनसीईआरटी को बेस मान के आप पढ़ते रहे। ठीक है, कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट में डाल देना। आज की क्लास में इतना ही। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना, क्योंकि आगामी वीडियो आप तक तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आएगी। मिलते हैं नई टॉपिक नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहे, व्यस्त रहे और पढ़ते रहे।